मैं हमेशा अपनी दोस्त की बहन को यानी प्रिया को अपनी खुद की बहन मानता था। उसने भी मुझे हमेशा अपना लाडला भाई समझा। प्रिया दीदी की शादी को 7 साल हो गए थे। उसके 2 प्यारे बच्चे थे, एक 5 साल का बेटा और 3 साल की बेटी। फिर भी उसके चेहरे पर वो जवानी, उसकी आंखों में वो चमक और उसके हंसने में वो मिठास ऐसी थी कि किसी को भी वो शादीशुदा और माँ लगती ही नहीं। वो इतनी सुंदर थी कि उसकी नज़र में पड़ते ही मन रुक जाता था। मेरा दोस्त रोहन और प्रिया दीदी के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे, लेकिन मेरे मामले में वो हमेशा मेरी तारीफ करती थी। तू मेरा सबसे अच्छा भाई है, वो हमेशा कहती थी। हमारा परिवार और रोहन का परिवार बहुत करीबी था। रोहन के मम्मी पापा मुझे भी अपना बेटा ही समझते थे। मैं अक्सर रोहन के घर जाता था, रात भर रुकता था। प्रिया दीदी की शादी के बाद भी वो मुझे हमेशा फ़ोन करती थी, अपनी ज़िंदगी की बातें बताती थी। उसका पति जीजू कैसे हैं, उसके साथ कैसे व्यवहार करती है, कभी कभी छोटी छोटी शिकायतें, सब कुछ वो मुझे बताती थी। तू मेरा भाई है ना, तुझे बताने से मन हल्का हो जाता है, वो कहती थी। मैं भी उसकी बातें सुनता था, सलाह देता था, लेकिन कभी नहीं लगा था कि हमारे इस भाई बहन के रिश्ते में कुछ अलग हो जाएगा। दीदी से मिले 3 महीने हो गए थे। एक शाम उसका फ़ोन आया था। सुन, कल आना घर, बहुत दिन हो गए तुझे मिले, बच्चे भी तेरी राह देख रहे हैं। और हाँ, आते वक्त रसगुल्ले लाना मत भूलना, मुझे बहुत पसंद है वो। उसकी आवाज़ में एक लाड भरा जिद था। मैं हंसा और बोला, दीदी रसगुल्ले तो मैंने पहले ही ले लिए हैं, तेरे कहने से पहले ही। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा इसीलिए तो कहती हूँ तो मेरा बेस्ट भाई है, और फ़ोन रख दिया। अगले दिन सुबह मैं निकला। रोहन का छोटा भाई विकी मुझे लेने बाइक लेकर आया। मार्केट में मैंने रसगुल्लों का बड़ा डब्बा लिया। रास्ते में दीदी का फ़ोन आया। हेलो, कहाँ पहुँचा? दीदी तुम्हारे मार्केट के पास पहुंच गया हूँ। ठीक है, विकी को भेजा है मैंने, जल्दी आ, और रसगुल्ले लाना मत भूलना। दीदी क्या बात करती हो, ये भूलने वाली बात है क्या? तुम्हारे कहने से पहले ही ले लिए हैं। अच्छा जी, इसीलिए तो तू मेरा सबसे अच्छा भाई है। उसके हंसने के साथ फ़ोन रखा गया। रोहन क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए शहर से बाहर गया था। उसने मुझे फ़ोन पर बताया था कि वो 2-3 दिन में आएगा। मम्मी पापा ऑफिस गए थे, शाम 7 बजे लौटने वाले थे। घर में सिर्फ दीदी, उसके बच्चे और विकी थे। विकी ने मुझे घर छोड़ा। दरवाज़ा खुलते ही दीदी के बच्चे आरव और निष्ठी मामा मामा चिल्लाते दौड़े आए। मैंने उन्हें गोद में उठाया, किस किया और जेब से चॉकलेट निकाल कर दी। वो खुश होकर खेलने चले गए। अंदर जाकर देखा तो दीदी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने सादा पीला सूट पहना था, बाल खुले छोड़े थे। उसका चेहरा देखकर मन खुशी से भर गया। मैंने हाथ जोड़े, नमस्ते दीदी। अरे आना अंदर। उसने मुझे अंदर लिया। मैंने अपनी बैग रोहन के कमरे में रखी और लिविंग रूम में बैठ गया। विकी ने पानी लाया। मैंने रसगुल्लों का डब्बा दीदी को दिया। दीदी की आंखों में खुशी उभर आई। वाह, इतना बड़ा डब्बा। उसने प्लेट में कुछ रसगुल्ले निकाले और मेरे सामने रख दिए। खा, जिद करके खा। मैंने एक रसगुल्ला उठाया, आधा उसके मुंह की तरफ ले गया। पहले तू खा दीदी। उसने हंसते हुए मुंह खोला। चबाते वक्त चाशनी का एक कतरा उसके सूट पर गिर गया। हम दोनों हंसने लगे। अरे देख क्या किया, वो हंसते हुए बोली। सॉरी दीदी, तेरे चबाने की गलती। चल मैं शर्ट बदल कर आती हूँ। वो उठी और अंदर चली गई। बाकी रसगुल्ले मैंने आरव और मिष्टी को खिलाए। वो खुश होकर खा रहे थे। शाम को मम्मी पापा आए, सबको मिला, गप्पे मारी। रात को खाना खाया, दीदी ने खुद बनाया था। उसके हाथ की सब्जी, रोटी, दाल सब लाजवाब। खाने के बाद मैं रोहन के कमरे में सोने चला गया। ठंड बहुत थी, दिसंबर की रात। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। दीदी अंदर आई, हाथ में रसगुल्लों की प्लेट। खाने के बाद मीठा खाकर ही सोना चाहिए। चल मुंह खोल, मैं हाथ से खिलाती हूँ। मैं हंसा। दीदी ठंड बहुत है, पहले अपने पैर रजाई में डाल, वरना सर्दी हो जाएगी। वो हंसी और मेरे बगल में बैठ गई। रजाई में पैर डाले। उसने रसगुल्ला उठाया और मेरे मुंह की तरफ ले गई। देख दीदी, सुबह चाशनी तेरे पर गिरी, अब मेरे पर गिरी तो? लेकिन बिस्तर खराब हो जाएगा, सुबह कोई देख ले तो क्या कहेंगे, गलत समझेंगे। तो एक काम कर, तू लेट जा, मैं ऊपर से डालती हूँ, कोई नुकसान नहीं। उसके जिद के आगे मैं लेट गया। उसने रसगुल्ला मेरे मुंह में डाला। फिर मैं बोला, अब तेरी बारी। वो हंसी और लेट गई। उसके पैर बहुत ठंडे थे। उसने अपने पैर मेरे पैरों से लगाए। मेरे पैर गर्म थे, मुझे एक झटका सा लगा। हाथ का रसगुल्ला उसके स्वेटर पर गिर गया। अरे सॉरी दीदी। कोई बात नहीं यार, गलती मेरी ही है। वो हंसते हुए उठी और स्वेटर उतार दिया। अब वो सिर्फ ब्लाउज और लोअर में थी। वो फिर मेरे बगल में लेट गई। हम गप्पे मारने लगे। दीदी तेरे पैर बहुत ठंडे हैं, मेरे पैरों से लगा ले, गर्म हो जाएंगे। वो थोड़ा सोचकर बोली, ठीक है, और पैर लगा लिए। कुछ देर बाद वो पैर रगड़ने लगी। मैंने भी अपने पैर के अंगूठे से उसके अंगूठों को छेड़ा। रजाई के नीचे हमारे पैर एक दूसरे से खेलने लगे। मैंने उसका पैर फंसा लिया। उसे दुखने लगा। वो छुड़ाने के लिए मुझे धक्का देने लगी। मैंने नहीं छोड़ा। उसने जोर से धक्का दिया और वो मेरे ऊपर आ गिरी। अरे छोड़ ना, वो हंसते हुए मारने लगी। मैंने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। वो थक गई और मेरे ऊपर ही गिर गई। उसका शरीर मेरे शरीर पर पूरी तरह था। उसके सांसों की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। कुछ सेकंड में ही मेरा शरीर प्रतिक्रिया देने लगा। मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने उसके हाथ छोड़ दिए, पैर ढीले किए और घुटने ऊपर किए ताकि उसे महसूस ना हो। लेकिन दीदी अनुभवी थी। 7 साल के वैवाहिक जीवन में उसे पता चल ही गया कि क्या हुआ है। वो धीरे से मेरे ऊपर से उतरी और बगल में लेट गई। हम दोनों चुप हो गए। हमारे मुंह बहुत करीब थे। मुझे शर्म से सिर रजाई में छिपा लिया। कुछ देर बाद उसने भी सिर रजाई में डाल लिया। क्या हुआ, सिर अंदर क्यों डाला? कुछ नहीं दीदी। वो मेरी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से मुझे गले लगा लिया। उसका गाल मेरे गाल से लगा। उसके शरीर की गर्मी, उसकी खुशबू सब मुझे पागल करने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन शरीर ने प्रतिक्रिया दी। वो सिहर उठी लेकिन रुकी नहीं। उसके सांस तेज हो गए। कुछ देर बाद उसने रोका, रुक, बाहर आ। हम रजाई से बाहर आए। मैंने शर्म से सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, आकर्षण, निकटता।
वो उठी, लाइट बंद की और फिर मेरे बगल में आ गई। अंधेरे में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके स्पर्श से शरीर में बिजली का झटका सा लगा। हम रजाई में घुस गए। हम एक दूसरे को बाहों में भरने लगे। वो रात हमारी पहली निकटता थी। हम पूरी तरह एक दूसरे को समर्पित हो गए। आधे घंटे बाद हम थक कर गिर पड़े। ये बात किसी को पता नहीं चलने देना, वो धीरे से बोली। कभी नहीं दीदी, लेकिन जब जब इच्छा हो मुझे कॉल करना। रूम बुक कर, हम मिलेंगे। चलेगा। उस रात के बाद हमारा रिश्ता बदल गया। बाहर से हम भाई बहन ही थे, लेकिन अंदर से बहुत करीब। अगले दिन हम कई बार मिले। कभी रोहन के घर, जब घर खाली होता, कभी मैं होटल रूम बुक करता। दिन में वो जल्दबाजी में आती, थोड़ा वक्त बिताती। रात में पूरा वक्त। रात भर हम एक दूसरे को मालिश करते, निकटता मनाते। एक बार हम परिवार के साथ पिकनिक पर गए थे। वहाँ भी मौका मिला तो हम छुपकर निकटता मना ली। उसकी आंखों में वो निकटता कभी कम नहीं हुई। उस पहली रात के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बाहर से सब वैसा ही था। मैं रोहन का दोस्त, प्रिया दीदी रोहन की बहन और मेरी दीदी, लेकिन अंदर से हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। वो रात में कभी भूल नहीं सकता। जब हम थक कर सोए तब सुबह के 5 बज चुके थे। दीदी ने मुझे हल्के से जगाया। उठ, अब सोने का वक्त नहीं, मम्मी पापा जल्दी उठेंगे, विकी भी उठेगा। मैं उठा। हम दोनों ने कपड़े ठीक किए। दीदी ने स्वेटर फिर पहना और खाली रसगुल्लों की प्लेट लेकर बाहर चली गई। मैंने बेड ठीक किया, मानो कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे मन में एक अलग उथल पुथल थी। शर्म, खुशी, डर सब मिला हुआ था। सुबह नाश्ते में जब सब बैठे तो दीदी मेरी तरफ सामान्य रूप से देख रही थी। सिर्फ एक बार, जब कोई नहीं देख रहा था, उसने मुझे आंखों से इशारा किया। एक मीठी मुस्कान। मेरा मन भर आया। वो दिन मैं घर पर ही रुका। रोहन शाम को आने वाला था। दिन भर दीदी और मैं मौका मिलते ही एक दूसरे की तरफ देखते। बच्चे खेल रहे थे, मम्मी पापा टीवी देख रहे थे, लेकिन हमारी नजरें मिलती तो दोनों के मन में वो रात जाग जाती। रोहन आया तो सब सामान्य हो गया। हम क्रिकेट की बातें करने लगे, गप्पे मारी। रात को मैं घर चला गया। दीदी ने दरवाजे तक छोड़ा। ख्याल रखना, वो बोली, लेकिन उसके लहजे में एक अलग मिठास थी। घर पहुंचते ही उसका मैसेज आया। रात बहुत मजा आया, तेरी याद आ रही है। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, मुझे भी, कब मिले? जल्दी, प्लान करेंगे। अगले कुछ दिन हम फोन पर बातें करते रहे। रात देर से जब सब सो जाते, वो मुझे अपनी जिंदगी की बातें बताती, लेकिन अब उनमें एक अलग निकटता थी। जीजू 3 दिन के लिए बाहर गए हैं, कल आना। मैं अगले दिन गया। इस बार घर में सिर्फ दीदी और बच्चे थे। विकी कॉलेज गया था, मम्मी पापा ऑफिस। बच्चे दोपहर में सो गए। दीदी ने दरवाजा लॉक किया और मुझे अपने कमरे में ले गई। वहाँ हमने फिर एक दूसरे को करीब किया। इस बार जल्दबाजी नहीं थी। हम धीरे धीरे हर स्पर्श का आनंद ले रहे थे। उसका शरीर, उसके होंठ, उसके सांसों की गर्मी सब मुझे पागल कर देता। वो भी पूरी तरह मेरे में खोई थी। वो बहुत अच्छा है, वो धीरे से कहती। उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ गईं। कभी रोहन के घर मौका मिलता तो वहीं, कभी मैं शहर से बाहर छोटे होटल में रूम बुक करता। दीदी दिन में बच्चों और घर का काम निपटा कर शाम को आती। रात भर हम एक दूसरे के साथ होते। मैं उसके शरीर की मालिश करता, वो मेरी। हम उन कुछ घंटों में पति पत्नी जैसे व्यवहार करते। एक बार हम परिवार के साथ हिल स्टेशन घूमने गए थे। रोहन, उसके मम्मी पापा, दीदी, जीजू, बच्चे और मैं। वहाँ एक रात ऐसी आई जब जीजू और रोहन शराब पीकर जल्दी सो गए। दीदी और मैं बालकनी में खड़े थे। ठंड थी, धुंध थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से किस किया। यहाँ भी तेरे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, वो बोली। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक डर सताने लगा। ये सब कितने दिन चलेगा? अगर किसी को पता चल गया तो? दीदी की शादी, उसके बच्चे, मेरी जिंदगी, सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने एक बार उससे पूछा, दीदी क्या हम ये सब रोक दें? वो रुक गई। उसकी आंखों में पानी आ गया। अब तुझे मेरी जरूरत नहीं लगती क्या? नहीं दीदी, लेकिन डर लगता है। उसने मुझे गले लगा लिया। मुझे भी लगता है, लेकिन तेरे साथ होती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। बस हम सावधानी रखें, किसी को पता नहीं चलने देंगे। हमारा रिश्ता ऐसे ही करीब 2 साल चलता रहा, लेकिन आखिरकार हकीकत ने मुक्का मारा। एक दिन दीदी के पति जीजू को कुछ शक हुआ। दीदी के फोन में मेरा मैसेज देख लिया। वो सिर्फ कब मिले था, लेकिन संदर्भ अलग। जीजू ने दीदी से पूछा। दीदी ने कहा कि मैं उसका भाई जैसा हूँ, लेकिन जीजू चुप नहीं रहे। उन्होंने रोहन को बताया। रोहन ने मुझे फोन करके पूछा। मैंने सब नकार दिया, लेकिन अंदर से मैं डर गया था। दीदी ने मुझे कॉल किया और रोते हुए बोली, अब रुकना पड़ेगा, बच्चों की जिंदगी, घर सब खतरे में आ जाएगा। मैं कुछ बोल नहीं सका, सिर्फ ठीक है कहा। उसके बाद हम मिलना बंद कर दिया। फोन पर भी सिर्फ सामान्य बातें। दीदी ने मुझे ब्लॉक नहीं किया, लेकिन मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया। कई महीने में बहुत अकेला महसूस करता था। उसकी याद आती और मन उदास हो जाता, लेकिन धीरे धीरे हकीकत स्वीकार कर ली। आज भी दीदी से कभी कभी मिलता हूँ, परिवार के कार्यक्रमों में। वो मेरी तरफ देखती है और मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कान में एक दुख होता है। मैं भी मुस्कुराता हूँ। कुछ पलों में हम जो फैसले लेते हैं वो आवेग में होते हैं। वो बहुत खुशी देते हैं, लेकिन उनके लंबे समय के परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। प्यार कितना भी सच्चा हो, वो दूसरों की जिंदगी को चोट पहुंचा सकता है। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, गलतियां होती हैं, आवेग होते हैं, लेकिन उनसे सीखकर हम ज्यादा मजबूत बनते हैं। ये कहानी यही बताती है, प्यार करो लेकिन जिम्मेदारी से, और अगर कभी गलती हो जाए तो उससे सबक लो, आगे बढ़ो।